हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छी चल रही होनी चाहिए और अच्छे पढ़ते रहिए, क्योंकि क्लास 12th की बात है। क्लास 12th में अच्छे शुरू से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग्स पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, हर टॉपिक को कवर करते रहेंगे और टेंशन नहीं लेना है ना। तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम है, अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। बच्चों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है तरंग प्रकाश की। इस पर हमने शुरुआती वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको भी आप देखें। आज हम देखेंगे हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। इसके पहले हमने तरंगाग्र क्या होता है, प्रकाश संबंधी बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, वो सबको इसके पहले वाले वीडियो में देखा है। यदि आपने वो सबको नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है परावर्तन की व्याख्या। परावर्तन की परिभाषा तो आप जानते हैं कि प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये प्रकाश का परावर्तन है। ये परिभाषा आप मिडिल क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, परिभाषा में कोई चेंजेस नहीं होता है, वैसे का वैसे रहता है, मतलब उसी माध्यम में लौट जाना। ठीक है, तो आज इसकी व्याख्या हम हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर करेंगे। इसके लिए क्या लिया है यहाँ पर, एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ, एक्स वाई परावर्तक पृष्ठ है। इस पर एक तरंगाग्र ए बी आपतित होता है, समतल तरंगाग्र है ना। ये जैसे ए बी समतल तरंगाग्र है, इससे इस प्रकार मान लो हम लेते हैं तो ये सब क्या होंगे यहाँ पर, प्रकाश किरणें। तो यहाँ पर हम ए बी समतल तरंगाग्र ले रहे हैं, तो ये इस परावर्तक पृष्ठ पर कैसे आ रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है ना। ये तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई पर तिरछा आपतित होता है। ये जैसे पी ए प्रकाश किरण है, ऊपर हम और भी ले सकते हैं, मान लो एम बी, ये भी प्रकाश किरण है जो परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा आपतित हो रहा है। अनेक प्रकाश किरणें हम ले सकते हैं, ऊपर और दो प्रकाश किरणें लेकर चल रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इनका वेग कितना है, v। ठीक है, इसका इस किरण का कहें या इस किरण का कहें या तरंगाग्र का वेग कहें, कितना है, v है। तो जब ये तरंगाग्र है वो पृष्ठ एक्स वाई से टकराता है तो तरंगाग्र का कौन सा बिंदु पहले टकराएगा, a। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर पहले टकराएगा। उसके बाद तरंगाग्र के अन्य बिंदु, तरंगाग्र में अनेक बिंदु हो सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, उससे टकराते जाएंगे और अंत में कौन सा बिंदु उस सतह पर पहुंचेगा, B। और B मान लो कहां पर पहुंच रहा है, B1 पर। ठीक है, मतलब ये जो तरंगाग्र AB है उसका सतह एक्स वाई से या एक्स वाई पर पहुंचने वाला बिंदु पहला क्या होगा, ए होगा। उसके बाद ए के ऊपर जो और बिंदु है वो सब पहुंचते जाएंगे क्रमशः इस भाग में, और लास्ट में कौन पहुंचेगा, B1 पहुंचेगा। कहाँ, मतलब B पहुंचेगा, तो B कहाँ पर पहुंचता है, B1। तो इसका वेग v है, तो मान लो B से B1 तक जाने में समय कितना लगता है, t। यहां पर पहुंचता है वो क्या है, t = 0। इसके लिए समय t है। ठीक है, मतलब a पर पहुंचता है वो t = 0 समय ले रहे हैं, और यहां तक पहुंचता है तो t समय लगता है। ठीक है, तो समय t है, इसलिए b से b1 की दूरी मतलब b1, B से B1 की दूरी B1 बराबर कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय, v इंटू टी। मतलब B1 मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, vt होगा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, B1 अर्थात v2 को, मतलब इसके पहले थोड़ा सा और डिस्कस। अब यहां पर जब तक ये B है वो B1 तक पहुंचता है, A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी शुरू हो जाती है Q की दिशा में, इस तरफ।
है ना। ये यहाँ से टकराया तो इस तरंगाग्र से क्या निकलेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं। बी पर या B1 पर पहुंचने के बाद भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी, वो इस दिशा में जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, BB1 बराबर VT, दूरी का चाप A से काटते हैं तो बिंदु चाप काटते हैं। ये A से हमने चाप, मतलब ये जितना दूरी है BB1 उतना ही बराबर, मतलब BB1 बराबर VT बराबर चाप। ये चाप हमने काटा ऐसे, कहाँ से, A से। ठीक है, तो इस चाप पर एक क्या खींचे, यहां पर स्पर्श रेखा। चाप पर स्पर्श रेखा को B1 से मिलाया तो B1Q प्राप्त हुआ। ठीक है, तो B1Q है, ये परावर्तित तरंगाग्र होगा। ठीक है, B1Q इस तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र। ये जो AB है वो क्या था, आपतित तरंगाग्र। ठीक है, क्लियर है। और B1Q मतलब यहां से हमने चाप काटा, इस चाप में एक स्पर्श रेखा खींचा, यहां पर टच कर उस पॉइंट को Q नाम दिया, है ना। ये जो द्वितीयक तरंगिका है A से निकल रही है उसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है, और यहां पर एक अभिलंब भी खींचा गया है, AN लंब XY खींचा गया है। ठीक है, AN लंब XY। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम से आप परिचित हैं। पहला क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर, ये हमको सिद्ध करना है। दूसरा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम परावर्तन के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपतन कोण I, आपतन कोण I कौन सा है, PAN। ठीक है, आपतन कोण I कौन सा है, PAN। ये PAN ये आपतन कोण है। इसके बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस कोण BAN। ठीक है, 90 माइनस BAN, इधर ये भी 90 है, ये पूरा यहां से यहां तक 90 है, तो हम इतना लिख रहे हैं, तो ये पूरा 90 में कितना घटा रहे हैं, BAN को। ठीक है ना। I बराबर कोण PAN बराबर 90 डिग्री माइनस BAN, तो ये हो जाएगा यहां पर कोण BAB1, BAB1 के बराबर। ठीक है, BAB1 मतलब यहां से यहां तक, ये इतना, ये भी क्या हो जाएगा, यहां पर I हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार परावर्तन कोण की बात करें, परावर्तन कोण R है। परावर्तन कोण R, ये आपतित किरण है, तो परावर्तन कोण कौन सा होगा, यहां से लेकर यहां तक बराबर कोण NAQ। NAQ को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण QAB1। ठीक है, अब कैसे लिखें इसको ध्यान देना है यहां पर। 90 डिग्री माइनस QAB1, मतलब ये R है और ये टोटल 90 है। ठीक है, उसमें QAB1 घटा दें। ध्यान पूर्वक समझना, ये टोटल 90 है हमारा। ये जो कोण है NAQ, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक R है। तो ये R कैसे होगा, उसके लिए ये पूरा 90 है, तो उस 90 में क्या घटाना पड़ेगा हमको, इतना इतना घटाएंगे तो इतना निकलेगा। तो इतने का वैल्यू क्या होगा, QAB1। इसलिए यहां पर 90 में QAB1 घटाए हैं तो निकलता है ये वाला कोण। और जो 90 माइनस QAB1, मतलब ये एंगल 90 है, ये हुआ QAB1, तो ये मान क्या हो जाएगा, इसके बराबर। तो इस प्रकार इस कोण का मान हो जाएगा कोण AB1Q। ध्यान देना, ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 अंश का है। ठीक है, अब ये कोण 90 अंश का हो गया, तो इस कोण का मान 90 अंश में इतना घटाने से आ जाएगा, है ना, इतना घटाने से आ जाएगा। ठीक है, तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, R। ठीक है, किसका, AB1Q। AB1Q का वैल्यू क्या हो गया, R। तो ये कोण हमको निकालना है ना। ये इसमें कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। आ रहा है ना। अब इसमें अब दो त्रिभुज हम लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन सा, BAB1, मतलब ये वाला BAB1 बराबर त्रिभुज QAB1, है ना। ये चित्र में भी क्लियर है, BAB1 मतलब BAB1 QAB1। ठीक है, हमने ये जो चाप काटा था AQ, वो किसके बराबर था, BB1 के बराबर था। जो चाप है वो BB1 के बराबर। तो मैं BB1 बराबर क्या होगा, AQ हुआ। ठीक है, ये किसके बराबर है, प्रत्येक है वो VT के बराबर। दूसरा बराबर क्या हुआ, AB1 बराबर AB1। ये जो AB1 है वो दोनों त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज की भी भुजा है, इस त्रिभुज की भी भुजा है। मतलब क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब बचता है थर्ड मतलब कौन सा, इस कोण की बात करें और इस कोण की बात करें। तो इस प्रकार ये कोण AB1 बराबर कोण AQB1 बराबर 90 डिग्री। तो ये कंडीशन से
दो, ये भुजा भुजा कोण, ठीक है, दो भुजा और एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए कोण BA B1 बराबर कोण A B1Q, मतलब ये इधर का कोण BA B1, ठीक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सॉरी ये पूरा इतना है ना, इसको चेक कर लो, BA B1 और इधर A B1Q, मतलब ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर, अर्थात I बराबर क्या हो गया, R। तो I बराबर R मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो गया। थोड़ा सा आपको इसमें समझना है, 90 ये लाइन आपको अच्छे से समझना है, और मैंने जो समझाया उसके आधार पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी तो दो त्रिभुज लिए हैं, दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा किसके बराबर है, और एक को 90 अंश है, तो भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम हो गया तो उसके संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है? तो ये तो हुआ पहला गुण। पहला गुण मतलब कि त्रिभुज, पहला गुण कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने शुरू में ही लिया हुआ है, शुरू में ही क्या लिया हुआ है, ये जो सतह है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही तल है। मतलब इस प्रकार का मान लो कोई तल है, तो ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऊपर की ओर अभिलंब, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार हम हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे अपवर्तन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है।